अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक 3.6 कैटाइंस एंड एनाइंस। कैटाइन और एनाइन किसे कहते हैं? यहाँ पर हमारे पास एक न्यूट्रल एटम गिवन है और जब ये न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसके रिजल्ट में जो स्पीशी बनती है उसको हम कैटाइन कहते हैं। इसी तरह जब ये एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो जो स्पीशी बनती है उसको हम एनाइन कहते हैं। अब हम कैटाइन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। कैटाइन कैसे फॉर्म होता है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ताकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले सकें। रीज़न ये है कि जो मेटल्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमें पता है कि स्टेबिलिटी के लिए एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होते हैं। तो मेटल्स क्या करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। हमें पता है कि एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं। मतलब एक एटम है और उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका मतलब है कि उसके जो शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे। तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी उतने होते हैं, इसीलिए एटम न्यूट्रल कहलाता है। लेकिन जब ये एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, मतलब इसको लूज़ करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट होती है वो कम हो जाती है। मतलब अगर पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स थे तो लूज़ करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे। अब आप नोट करें कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशो है वो सेम नहीं है। अब इन दोनों में जो पॉजिटिव की अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, मतलब प्रोटॉन की अमाउंट एक ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से इसके ऊपर अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसके मुताबिक एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसके ऊपर उतने ही पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास है सोडियम प्लस की फॉर्मेशन और मैग्नीशियम +2 की फॉर्मेशन, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 11। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब आप नोट करें कि जो सोडियम का आखिरी शेल है उसमें जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए इसको लूज़ करना पड़ेगा। मतलब 3s के 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा, तब जाके इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल हो जाएगी, जिससे ये हो जाएगा स्टेबल। इसके लिए क्या करता है सोडियम के हमें पता है कि न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं। पहले शेल में अभी हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स लिख लेंगे और थर्ड शेल में जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं होता। तो ये क्या करता है, ये आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी क्या कर लेता है? लूज़ कर लेता है और लूज़ करने से इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इन्हें एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, +1। इसी तरह जो मैग्नीशियम है, अब हम देखेंगे इसके ऊपर +2 चार्ज क्यों आता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है। इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2 है और जो नियरेस्ट इसका जो नोबल गैस है उसमें हमें पता है उसका एटॉमिक नंबर 10 है, नियॉन है। तो इसका मतलब है वो लेने के लिए इसको ये 3s के 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना पड़ेगा, जिसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, उसके लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन कैसे लूज़ करते हैं? मैग्नीशियम है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है, मतलब कि 12 प्रोटॉन्स हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी 12 हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में इसको ये लूज़ कर देगा, जिसके बाद जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा तो इसके पास 2 प्रोटॉन्स, मतलब कि जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक्सेस में आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो मैग्नीशियम है आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा।
नेक्स्ट है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस फॉर द फॉलोइंग मेटल्स। जिस तरह हम लोगों ने सोडियम और मैग्नीशियम के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया है, इस तरह हम लिथियम और एल्यूमिनियम के लिए भी देखेंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, जिसके मुताबिक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है। इसका मतलब इसके जो सेकंड शेल है उसमें जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है और ये अनस्टेबल है, इसीलिए ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेगा। और हमें पता है कि लिथियम के करीब जो ही नोबल गैस है वो हीलियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसके लिए उसको ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2। तो हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। लिथियम के जो प्रोटॉन्स हैं वो 3 हैं, इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में 2 होते हैं और सेकेंड शेल में 1 होता है। और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए इसको ये लूज़ करना पड़ेगा, जिसके बाद इसका जो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे और एक लूज़ करने के बाद इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। सेम इज़ फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। ये स्टेबल तब होता जब इसके पास 3p6 होता, बट यहाँ पर 3p1 है, मतलब कि जो वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये लूज़ कर देगा ताकि ये नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ले ले जो नियॉन की है। तो इसको लूज़ करने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। इसी तरह हम इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। इसके अंदर 13 प्रोटॉन्स हैं, इसलिए 13 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। और अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने वैलेंस शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। रिमूव करने का मतलब है ये शेल रिमूव हम कर देंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। जो हम ऐसे शो करेंगे। नेक्स्ट है एनाइंस। एनाइंस हम नेगेटिवली चार्ज आइंस को कहते हैं। एनाइंस तब फॉर्म होते हैं जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की अमाउंट इंक्रीज़ होने से जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं एक एटम के अंदर, जिसकी वजह से उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। या आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक न्यूट्रल एटम है जिसके अंदर पहले 4 प्रोटॉन्स थे और 4 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। जब इस न्यूट्रल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो गेन करने से न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से इसके ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आ गया है। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस फॉर द फॉलोइंग नॉन मेटल एटम। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के हम इसमें एनाइन की फॉर्मेशन को चेक करेंगे कि किस तरह एनाइन की फॉर्मेशन होती है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p4 होगी। हमें पता है या तो इसको नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इन 6 को लूज़ करना होगा या सेकेंडली इसको 2 गेन करने होंगे, तो ये नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ले सकता है। 6 को लूज़ करना मुश्किल है, जबकि 2 को गेन करना क्या है, आसान है। इसीलिए ऑक्सीजन क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, जिससे इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। मतलब ये नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, दैट इज़ नियॉन। अच्छा, इसका हम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन के पहले शेल में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेकेंड शेल में 6 हैं। अब इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है तो ये क्या करेगा, वो ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। गेन करने के बाद इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। गेन करने से नेगेटिव चार्ज आ जाता है और 2 गेन किए हैं, इसीलिए इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह आपने फ्लोरीन के लिए भी इसको सॉल्व करना है। कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.2, इसको हम खुद सॉल्व करेंगे। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है, उसके अकॉर्डिंग अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p
6 3s2 and 3p4। इसका मतलब है कि इसके आखिरी शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो इसको 2 गेन करने होंगे या तो 6 को भी लूज़ करना होगा, और हमें पता है कि 2 को गेन करना क्या है, आसान है। इसीलिए ये आखिरी शेल जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 3p4 से 3p6 हो जाएगा, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। मतलब सल्फ़र ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। अब सल्फ़र के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सल्फ़र के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और थर्ड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सल्फर आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में 8, और थर्ड में भी अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और ये स्टेबल हो जाएगा। और गेन करने से हमें पता है नेगेटिव चार्ज आता है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, इसलिए इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा। तो जिस तरह सल्फ़र 16 का हमने किया, इस तरह आपने क्लोरीन 17 का भी कर लेना है। सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, दैट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। इसलिए इस तरह सल्फ़र की तरह सल्फ़र ने 2 गेन किए, उनको 2 की ज़रूरत थी, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आने से वो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए 3p5 को 3 से 3p6 करने के लिए क्लोरीन जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक सल्फ़र जो है वो स्टेबल हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 एंड 3p6। इस तरह हम क्लोरीन का स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। क्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल में 8 हैं, और थर्ड में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हमें पता है कि वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जबकि क्लोरीन में जस्ट 7 हैं। तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करके ख़ुद को स्टेबल कर लेगा। पहले शेल में 2 ही रहेंगे, सेकेंड शेल में 8, और जो थर्ड शेल है उसमें 7 से गेन करने के बाद 8 हो जाएंगे। और चूँकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसीलिए इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो -1 का आएगा। आई होप कि आपको कैटायन और एनायन का जो कंसेप्ट वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।